मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और मैं जेई का 45 डेज का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। और आज इस क्रैश कोर्स का छठा दिन है। हमने कल केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और हमने उसके पहले पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम इस दूसरे वाले पार्ट को या फिर दूसरे वाले भाग को देखेंगे, जिसमें हम ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फेजांस रूल और डायपोल मूवमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिनने लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद आकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को या फिर आप कह सकते हो कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को और कंपाउंड की ज्योमेट्री, मैग्नेटिज्म वगैरह जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको अच्छे से बताया था। फिर जो बचा हुआ जो पार्ट है उसमें हम मेनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मैंने कल भी दिखाया था कि इससे आमतौर पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है फेजांस रूल। कल हमने एक एक्सेप्शन देखा था कि जहां पे LiCl की का जो साइज था वो छोटा था, फिर भी उसमें की जो लैटिस एनर्जी की जो का मान था वो सबसे कम था। उसका जो कारण मैंने कल बताया था वो था फेजांस रूल। आज ही हम इस फेजांस रूल को और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कैटायन होता है, हमें पता है जब भी एक कोई आयनिक सॉलिड बनता है उसमें कैटायन होता है और एक एनायन होता है। एनायन जो होता है आमतौर पे एनायन की जो ये होती है का जो क्षेत्रफल होता है वो आमतौर पे ज्यादा होता है किसकी तुलना में, कैटायन की तुलना में। इसके कारण क्या होता है, ये जो है इस चीज को पोलराइज कर देता है। मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इसका साइज बड़ा है तो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है। इसके कारण ये कुछ इस तरह हो जाती है। अगर मैसेज और अच्छे से अगर बनाऊं, ये हो जाता है इसका आकार। मतलब कुछ जो चार्ज है वो इसकी तरफ घिस जाती है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण क्या होता है, इसमें एक डायपोल क्रिएट होता है। एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब ये क्योंकि ये पोलराइज हो गया है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो आमतौर पे आयनिक कैरेक्टर के मुकाबले कमजोर होते हैं। मतलब उनके कारण जो बॉन्ड बनती है वो कमजोर होती है आयनिक बॉन्ड के मुकाबले। और क्योंकि इसने पोलराइजेशन कर दिया है, अब इनके जो ऑर्बिटल ये वैलेंस शेल है ये पॉजिटिव चार्ज के करीब आ गए। अब इनमें कुछ हद तक ओवरलैप हो जाता है जिसके कारण से इसके आयनिक कैरेक्टर में कमी आती है और ये कम आयनिक और ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है, जिसके कारण इसकी लैटिस एनर्जी भी घट जाती है। यही कारण था कि LiCl जो है उसमें आयनिक कैरेक्टर घट जाता है पोलराइजेशन के कारण, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है और उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। अब पोलराइजेशन किन किन चीजों पर निर्भर करता है। पहली जो चीज है वो ये है कि इसके इन दोनों के साइज पर डिपेंड करता है सबसे पहली चीज, और इन दोनों के चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। और जितना छोटा कैटायन का साइज होगा वो उतना ज्यादा डेंस उसका चार्ज टू मास का रेशियो रहेगा, फिर चार्ज टू साइज का रेशियो रहेगा और वो ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा कैटायन एनायन को। उसी तरीके से अगर एनायन का साइज बड़ा है तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा फैला हुआ है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना या खींचना आसान है क्योंकि वो न्यूक्लियस से जो चार्ज है वो थोड़ा दूर है। तो ये 3 बिंदु है, मैंने भी दोबारा से यहाँ लिखी है। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर अराउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द पोलराइजेशन ऑफ एनायन ड्यू टू अ शिफ्ट इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में शिफ्ट होता है एनायन के पोलराइजेशन को। इसे हम इस फेनोमेना क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो शिफ्ट कर जाती है पॉजिटिव चार्ज की ओर। इन नॉन पोलर कंपाउंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम्स। ये पोलराइजेशन का जो फेनोमेना है ये हम कोवेलेंट मतलब कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में नहीं देखते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का जो बांटने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से सब एटम पे बटा हुआ रहता है। यहाँ पे एक डायग्राम देखो आप जो मैंने ड्रॉ किया है।
यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है जो पहले आयन के तौर पे प्रेजेंट थे, अब ये नेगेटिव चार्ज इसकी ओर आकर्षित हो गए, जिसके कारण इन दोनों के बीच आप देख सकते हो कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया और इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया, जिस कारण से क्या हुआ कि हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इस वाले भाग में, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवेलेंट कैरेक्टर में ही होती है। इसके कारण से ही LiCl का जो बॉन्ड इंथैल्पी था, फिर सॉरी लैटिस एनर्जी था, वो घट गया था। अब जो कुछ टर्म्स जो हमने देखे, पहला था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना एक कैटायन के प्रेजेंस में। दूसरा क्या था? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसके लिए होती है? जो पोलराइज कर रहा है। कौन पोलराइज कर रहा है? कैटायन होता है। जो तो क्या हो गया? कैटायन होता है, उसका पोलराइजिंग पावर की जो करने की जो क्षमता होती है, पोलराइज करने की क्षमता होती है, उसे हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तीसरी होती है पोलराइजेबिलिटी, कि कौन सा पोलराइज हो रहा है, कितने आसानी से कौन पोलराइज हो रहा है, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, फिर किसकी विशेषता होती है? कैटायन की एनायन की प्रवृत्ति होती है कि वो पोलराइज हो, इसीलिए जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतने आसानी से वो पोलराइज होगा। अब ये किन किन पहलुओं पे निर्भर करता है? पहला है हायर चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा चार्ज हो कैटायन पे वो उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। ये बिल्कुल ही मतलब कि सीधे तौर पे आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन कैटायन एंड एनायन के बीच में। दूसरा, जितना ज्यादा कैटायन का साइज छोटा उसमें उतना ज्यादा डेंस चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं साइज टू साइज रेशियो उतना ज्यादा, और इस कारण से ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा। तो स्मॉलर कैटायन गिव अ ग्रेटर एबिलिटी टू पोलराइज। उसी तरीके से अगर एनायन का साइज बड़ा है तो वो उतनी आसानी से पोलराइज हो जाएगा। आगे ये एक उदाहरण है, आपको इसका कोवेलेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। हाँ, एक और बात, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो ज्यादातर चार्ज पे डिपेंड करती है दूरी के मुकाबले। तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलराइज करेगा, तो उसे हम सबसे पहले रखेंगे। तो इन सब में अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि इसमें Li पे कितना चार्ज है? प्लस है। Na पे कितना चार्ज है? +1। Ca पे कितना चार्ज है? +2। और फ्लोरीन एनायन तो बाकी सब में एक ही है। तो क्योंकि इस कैल्शियम में ज्यादा चार्ज है, ये ज्यादा पोलराइज करेगा, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंसी होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंसी होगी। अब देखेंगे Li और Na में। अब क्योंकि हमें पता है कि Li का साइज ज्यादा छोटा होता है, तो वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा कोवैलेंसी दिखाएगा। कोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कोवैलेंसी कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर होता है Na, तो यहाँ पर हम फिर फ्लोरीन लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। अब जो अगली थ्योरी हम देखेंगे उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को देखें तो ये हमारी मदद करती है इलेक्ट्रॉन के शेप को बताने में, जो कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था। और ये क्या करती है? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वेदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को ऐसा रखती है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि उनके बीच में सेपरेशन सबसे ज्यादा हो। इसके कारण से रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक का रूल है। अब क्या होता है कि इनमें जो बॉन्डेड पेयर है और जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरह रखी जाती है ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज किया जा सके और इनके बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। ये इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स, ये चीज यहाँ गौर करने की है कि हम यहाँ मोनोवैलेंट एटम्स बोल रहे हैं। इसके बारे में हम आगे चल के समझेंगे अच्छे से जब हम उदाहरण को देखेंगे। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि आपने Z का वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट किया। अब उसके बेसिस पे आपने शेप डिसाइड करना है, तो वो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो है ये है Z के वैल्यू। अगर Z का वैल्यू 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है ट्रायगोनल पिरामिडल और 6 है तो
ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और इसके दोनों साइड पिरामिड बना हुआ। उसी तरह ये ट्रायगोनल पिरामिडल है, क्योंकि एक ट्रायंगल है, उसके दोनों साइड पिरामिड बना हुआ है जो कि एक ट्रायंगल पे बेस्ड है। फिर टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल, प्लैनर और लीनियर, इसी तरीके से। आगे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण रखा आपके लिए। जैसे ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये डिस्टॉर्टेड है। क्यों डिस्टॉर्टेड है? और ये परफेक्ट है। और क्यों परफेक्ट है? कारण क्या है? इसका कारण है हमारा बॉन्ड पेयर के और लोन पेयर के बीच के रिपल्शन का मैग्नीट्यूड। अगर आप जानते हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन है लोन पेयर के द्वारा इन बॉन्ड पेयर्स पे जो ये रिपेल कर रहा है इन तीनों को, वो ज्यादा मात्रा में रिपेल कर रहा है इन दोनों के मुकाबले, जिसके कारण एक इम्बैलेंस हो रहा है फोर्स के बीच में और हमें एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर दिखने मिल रहा है। अगर आप एक परफेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल में जो एंगल निकल के आता है वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट, जो कि यहाँ पे मीथेन शो करता है, क्योंकि इसके सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट भी एक ही है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये है एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल का उदाहरण। यही ऑर्डर ऑफ रिपल्शन यहाँ पे मैंने लिखा है। लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। आगे दो तरह की चीजें होती है, एक होता है मॉलिक्यूलर शेप और एक होता है स्ट्रक्चर, पेरेंट शेप और मॉलिक्यूलर शेप। यहाँ पे मैंने कुछ और उदाहरण रखे हैं अपने स्ट्रक्चर के, शेप और ज्योमेट्री। जैसे कि इन सब का जो शेप है वो क्या है? इन सब का शेप है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पर सबका जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा है। ये शेप क्या है? दूसरा होता है, और स्ट्रक्चर दूसरी चीज होती है। आकार और ज्यामिति, जिसे हम हिंदी में आकार और ज्यामिति कहते हैं। तो अगर आप शेप की बात करें तो इन सब का शेप क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है इसका। ये कुछ इस तरह दिख रहा है। शेप में हम क्या करते हैं? लोन पेयर को ही लेते हैं। शेप में क्या करते हैं? हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही लेते हैं, और बॉन्ड पेयर को देखते हुए बताते हैं कि वो कौन से शेप में है। और ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? लोन पेयर को भी लेते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप शेप पूछा गया एग्जाम में तो आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखोगे। जैसे कि इस केस में इसका बॉन्ड पेयर अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है, ये सीसॉ है, ये टी शेप है, ये लीनियर है। पर जब आप बात कर रहे हो ज्योमेट्री की, तो इन सारों में ज्योमेट्री है वो क्या है? वो है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में भी हमारे पास अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग शेप के, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बेस पिरामिडल और स्क्वायर प्लैनर। तो ये थी हमारी शेप और ज्योमेट्री के बीच में विभिन्नता। आपको इसमें स्ट्रक्चर बताना है IF7 का, तो आप कैसे बताओगे? मैंने फॉर्मूला बता रखा है। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है? I है। I के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कितना है? 0 है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है? 0 है। ठीक है। और अगर आप बात करें मोनोवैलेंट के मोनोवैलेंट एटम की, तो वो कितने हैं? 7 है। मोनोवैलेंट एटम कितने? 7 है। तो 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14/2 कितना हो गया? 7। अगर आप देखें तो 7 में, अगर आप अपने उस टेबल को देखा होगा, तो 7 में जो हमारा जो निकल के आता है वो आता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। सॉरी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं होगा। अगर आपके पास 7 है तो आपको जो निकल के आता है वो होता है तो मैंने यहाँ पे 7 के लिए नहीं डाल रखा है। 7 के लिए मैं आपको बता देता हूं। 7 के लिए शायद होता है ट्राइगोनल
पेंटागोनल बायपिरामिडल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। पेंटागोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं, स्क्वायर पिरामिड में कितने होते हैं? स्क्वायर पिरामिड में 4। स्क्वायर पिरामिड का शेप ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 और एक 5 पिरामिड बनाने के लिए, तो ये 5 होता है। ट्रायंगुलर पिरामिडल में भी 5 होता है और इसमें 7 होता है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें 7 होता है और इसमें 5 होता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, जो कि होगा पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल किस तरह दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। पहले आप एक पेंटागोनल ड्रॉ करोगे, ये हो गया पेंटागन, और ऊपर और नीचे एफ और रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल, और ये हो जाएगा आपका IF7 का शेप। आगे, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय विच ऑफ दिस। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पता करना है, क्या हम क्या देखते हैं? फेजांस रूल को, तो जिस पे चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसमें कितना है? +2 चार्ज, इसमें +2, इसमें भी +2 और इसमें कितना है? +3, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इन सारे स्पीसीज में किन दोनों के ट्रायंगुलर बायपिरामिडल शेप है, आपको निकालना है कि आप इसको चाहे तो खुद से कर सकते हैं, मैं इस उदाहरण को आप पे छोड़ रहा हूं। इनमें से कौन सा ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, अब जो भी उदाहरण मैं दिखाऊंगा आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से बनाना। आगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने देखा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, तो इसमें जो दिक्कत निकल के आई थी वो ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर को कंसीडर कर रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कुछ इसी तरह है, पर इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। इसमें क्या किया गया, इनने केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताने की कोशिश की एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप की मदद से। इसमें कुछ ये एक तरह का क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है। चल के आप देखोगे ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें क्या होता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सामने आते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में ओवरलैप करती है, ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेडेड रीजन बना सके। वो कुछ कैसे होता है वो अभी दिखाऊंगा मैं। अब ओवरलैप करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, इनके साइज कुछ कंपेरेबल होना चाहिए और इनके ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होने चाहिए, तभी ओवरलैप हो पाएगा। ये कुछ उदाहरण है इसके, जैसे मान लीजिए 2 p ऑर्बिटल है, तो इनके शेप डंबल शेप होता है और ये आपस में pz ओवरलैप हो रहे हैं और इससे हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे pz और s के बीच ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों को हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैप। उसी तरीके से ये इन दोनों को क्या कहेंगे हम? साइड ऑन ओवरलैप। साइड ऑन ओवरलैप। एक चीज अगर आप यहां देखें तो ओवरलैप करने की एक जो बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि इनके फेज आपस में मैच होने चाहिए, क्योंकि तभी अच्छा ओवरलैप होगा, तभी बॉन्डिंग क्रिएट होगा। क्योंकि इन दोनों के केस में पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ये चीज आप आगे जाओगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने फिजिक्स में भी देखा होगा कि अगर 2 वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज कंबाइन करे तो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। वही चीज यहाँ पे हो रही है। सीधी अगर भाषा में समझो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जा रही है। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें बॉन्डिंग नहीं बनेगी। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बनेगी, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बनेगी। इस वाले को हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप। और ऐसे चीज जिसमें ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है उसमें हम कहते हैं जीरो ओवरलैप, आउट ऑफ फेज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। इसमें ओरिएंटेशन के कारण क्या होता है, इसमें जो ओरिएंटेशन है वो सही है कि ये आपस में आके सही तरीके से एक्सिस पे ओवरलैप कर पा रहे हैं। पर अगर हम जेड डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ अप्रोच मान रहे हैं दोनों एटम के बीच, मतलब उसी एक्सिस पर आपस में आके एटम मिल रहे हैं और हमारा जो ओवरलैप है वो एक्स और एस ऑर्बिटल का हो रहा है, मतलब पी एक्स और एस ऑर्बिटल का हो रहा हो, तो उससे हमें जीरो ओवरलैप मिलेगा। उसी तरह पी वाई और एस ओवरलैप भी हमें जीरो ओवरलैप देगा। पर एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो क्या है, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है। उसी तरह
पीएक्स और पीवाई अगर आपस में अप्रोच करें तो वो हमेशा क्या देंगे, हमें हमेशा जीरो ओवरलैप देंगे। कोई भी दो पी ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो, जैसे पीएक्स पीवाई, पीवाई पीजेड, पीएक्स पीजेड, वो सब हमेशा जीरो ओवरलैप देते हैं। फिर क्या है, ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो किस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है, मतलब कि जेड डायरेक्शन में ही ओवरलैप होता है। जबकि जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, साइड ऑन साइड ओवरलैप होता है। क्या होता है, साइड ऑन साइड ओवरलैप होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखोगे, जब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखोगे तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ओर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे शेप और दूसरे एनर्जी के, ताकि हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल दे सके। इसका पहला कंडीशन क्या है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो एस ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हमें दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। दूसरी चीज, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं इन सब की जो ऊर्जा होती है वो एक समान होती है। तीसरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से ओवरलैप कर पाते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में। अभी आपने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका आधार है हाइब्रिडाइजेशन। पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है फिर ही ओवरलैप होता है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है। हमने देखा कि हमें ओवरलैप करवाना है, किस तरह के ओवरलैप होते हैं वो हमने देखा, किस तरह के ओवरलैप नेगेटिव होते हैं, किस तरह के पॉजिटिव होते हैं, किस तरह के जीरो देते हैं, हमें कौन से पाई बॉन्ड बनाते हैं, कौन से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, एक और बात, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होती है। अब ये जो ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, ये दो तरीके ओवरलैप होते हैं एक कंपाउंड में। एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन करती है और एक क्या कहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कंबाइन करती है। और जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो आमतौर पर ज्यादा मजबूत होता है या फिर ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरी चीज, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनते हैं इनका ये आपस में कुछ इस तरह ओरिएंट हो जाता है या फिर दिशांतर हो जाते हैं ताकि इनके जो बीच का रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके। तो ये थे कुछ तीन महत्वपूर्ण बिंदु। पहला कि इनका शेप और इनका एनर्जी एक होता है, ये ज्यादा अच्छे से ओवरलैप कर पाते हैं, और इनकी जो दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार होती है ताकि इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण टकराव है वो सबसे कम हो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए तो पहला जो है, ओवरलैप सिर्फ वैलेंस सेल के बीच में होता है, मतलब उन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होता है जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। दूसरा, जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो आपस में तुलनात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी अगर 2 किलो जूल है तो दूसरे की एनर्जी 10 किलो जूल होगी, वो आपस में तुलनात्मक होगी, मतलब कंपेरेबल होगी। तीसरा, आपने बहुत बार देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन अगर कुछ इस तरीके से है तो हम एक्साइट करके ऐसा बना देते हैं उसे। पर कुछ जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये एक जरूरी काम है हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि हम पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाई करें, पर ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा हो गया। आगे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम दूसरे तरह के विभिन्न प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और हमें sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देते हैं, जिसके कारण हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड मिलता है। और इसमें sp का कैरेक्टर कितना होता है, s का कैरेक्टर होता है 50% और p का कैरेक्टर कितना होता है 50%। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे एक s और p ऑर्बिटल बनके एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया है। यहाँ पे आप अगर देखो तो इन दोनों का जो शेप है वो क्या है, एक जैसा है, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये एक sp ऑर्बिटल और ये है दूसरा sp ऑर्बिटल। ये दोनों का अलग अलग करोगे तो ये कुछ इस प्रकार है, और इनकी जो एनर्जी है वो सेम है और जो शेप है वो भी सेम है। अब क्या होगा कि हमारे पास
मान लीजिए BCl2 का एग्जांपल है, तो ये B आपस में ओवरलैप करके कुछ इनने इस प्रकार का बनाया। इनमें छोटा है और ये बड़ा है। इस चीज को हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं। अब Cl के पास p ऑर्बिटल है, वो आके इससे ओवरलैप करेगी। कैसा ओवरलैप करेगी? हेड ऑन ओवरलैप करेगी। ये क्या बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। यही चीज यहां लिखी हुई है, ये आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। दूसरा है, अब ये कुछ उदाहरण है इसके, जैसे BF2, BH2, BlCl2, आप सब में क्या होगा? PZ ओवरलैप करेगा। अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो Z करेगा, और अगर दिया हुआ है तो वो उस पर निर्भर करेगा किस डायरेक्शन में अप्रोच हो रहा है। आगे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके कुछ इस तरीके के ऑर्बिटल को बनाते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये इस तरह रहेगा, ये इस तरह रहेगा, और ये इस तरह रहेगा। इन तीनों को हम दिखाते हैं और इन तीनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। अब जो आने वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इनसे सिग्मा ओवरलैप कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है Bl3 के Cl3 के फॉर्मेशन में। तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यह हाइब्रिडाइजेशन हम मीथेन में देखते हैं। किसमें देखते हैं? मीथेन में देखते हैं। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, और हमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। अब क्या होगा आगे, कि आगे आने वाले, मान लीजिए चारों हाइड्रोजन एटम आने वाले हैं, तो वो तीनों आ करके इसमें ओवरलैप करेंगे और हमें क्या दे देंगे? हमें दे देंगे CH4, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा, और ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये जो मिक्सचर है sp और d का, इससे बनता रहा है हमारा sp3d, जो हमें देता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्योंकि इसमें 4 हमें लोब्स दिखते हैं, 4, जो कि कुछ इस तरह होते हैं, 1 2 3 4 5, और इन पांचों बॉन्ड पे एक एक लोब होता है। ये हमें sp3d देते हैं। 3 p, 1 s और 1 d, टोटल हो गए 5। और इन सब के बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, वो 90 डिग्री होता है। और इन तीनों के बीच आपस में क्या क्या होता है? 180/3, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। ये परफेक्ट के लिए है, परफेक्ट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के लिए, जिसमें सारे लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, सारे या तो लोन पेयर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर सारे बॉन्ड पेयर हो और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो, और उसमें किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन भी नहीं हो रहा। और डिस्टॉर्शन हम आगे देखेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मान लो कि किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा हो। फिर होता है sp3d2। क्या होता है? sp3d2। sp3d2 क्या होता है? sp3d2 में 3p और 2d मिल करके आपस में कुछ ऐसा बनाता है, जो कि जिसे हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और ये सब आपस में क्या कर्व्स के कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। इसका एग्जांपल है SF6 है। अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें तो ये भी है, 2 4 2 6 2 8। ये भी क्या है? XgO2F6। ये भी किसका एग्जांपल है? ट्रायंगुलर स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ही नाम हम आमतौर पे लेते हैं। अब ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। पहला है कि एलीन सिस्टम में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो जिनको नहीं पता है, एलीन सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन आगे की और एक हाइड्रोजन पीछे की और 2 हाइड्रोजन प्लेन पे। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2 है। इसमें भी कितना है? sp2 है।
तो ये हो जाएगा sp2 और sp2। अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल जैसे BF3NH3 रिजल्ट इन द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। क्यों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होता है, इसमें जो NH3 है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर इसे दे देता है। पहले BF3 किस फॉर्म में था, sp2 के फॉर्म में, मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर के फॉर्म में। अब क्योंकि एक और बॉन्ड बन गया है इनके बीच जिसे एरिस्कॉम एडक्ट कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 से sp3, सॉरी sp2 से sp3, हाँ, या फिर आप कह सकते हो BF3 है तो ये है sp2 ही है, तो sp2 से sp2d हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर। आगे है वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कैसे होता है, ये होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण डेवलप होता है दो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। जैसे मैंने कहा था, पोलराइजेशन के केस में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, और ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, क्यू मल डॉट आर डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट लिया आता है यहाँ पे, क्यू क्या यहाँ पे चार्ज है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया आता, क्यू सिर्फ प्रोडक्ट लिया आता है। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और आर यहाँ पे डिस्टेंस है डाइपोल के बीच में। तो डाइपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, पहला चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, फिर किस पर डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन पे। पहला है कि चार्ज कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा क्या है, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितने की है। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है जैसे कि CO2, तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ जाएगा तो डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा। डाइपोल मोमेंट याद रखना हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखाया जाता है इस वाले साइन से। तो ये दोनों क्योंकि आपस में सेम एटम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट चार्ज आएगा वो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 0। और ये हमेशा एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में शो होते हैं। क्यों शो होते हैं, हमारे पास H2O है, उदाहरण के लिए H2O है, अब इसकी जो दिशा होगी वो होगी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर, जो कुछ ऐसे दिखेगी। उसी तरीके से ये भी क्या, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। अब क्योंकि इनकी जो दिशा है वो आपस में बिल्कुल उल्टी नहीं है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे वेक्टर एडिशन के थ्रू। आपको अगर वेक्टर एडिशन पता हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसे कंपोनेंट में बांट लो चाहो तो, ये कुछ इस तरह बढ़ जाएगा, है ना। अब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड होके हमें नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में दे देंगे। आगे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा दोनों पे, और उतनी ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगी। फिर क्या है, बॉन्डिंग। जनरली जो होता है वो आयनिक बॉन्ड वो ज्यादा पोलर होते हैं। क्यों पोलर होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब कि Na और Cl लिया आपने, तो Na पे +1 है और Cl पे -1 है। जबकि आप किसी और मॉलिक्यूल, जैसे कोई और कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेंगे जैसे H2O, तो उनमें जो चार्ज बनेगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। और मैंने बताया था कि +1 बहुत ही बड़ा है डेल्टा पॉजिटिव से, इसी तरह -1 बहुत ज्यादा बड़ा है डेल्टा नेगेटिव से। और क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। अब ये कुछ सवाल है, इसमें पूछा गया है कि बॉन्ड डिस्टेंस जो HF के बीच में है वो है 9.17 इंटू 10⁻⁻11। क्या है, 10⁻⁻11। और इसमें पूछा गया है कि आपका डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 6.10 टू द पावर 4, 6.104 इंटू 10⁻30। ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है और ये डायपोल मोमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ऑब्जर्व बाय म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू आयनिक इंटू 100, मतलब आपने जो ऑब्जर्व किया डिवाइड बाय आयनिक इंटू 100 होता है, मतलब ऑब्जर्व बाय एक्चुअल। तो अगर आप यहां पे देखो तो आप देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व आया है, म्यू ऑब्जर्व जो आया है वो कितना दिया हुआ है, 6.104 इंटू 10⁻⁻30। अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेटेड कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है, चार्ज इंटू सेपरेशन। अब HF क्योंकि +-1 है तो ये हो जाएगा 9.17 10⁻11, ये हो जाएगा हमारा चार्ज, सॉरी ये हो जाएगा डिस्टेंस, और चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90। अगर आप इन दोनों को भागा देके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा आयनिक कैरेक्टर। आप इसे खुद से सॉल्व करोगे तो इसका हल निकल के आएगा 41.5%। इन सब में से लोएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है, इन सब में से लोएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है, अगर आप बात करें लोएस्ट डायपोल मोमेंट की तो CCl4 का डायपोल मोमेंट सबसे कम होता है। ये CH4 है, इनका भी कम होता है क्योंकि इनमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। ये आप देख के भी पता लगा सकते हो कि इनमें सारे के सारे एटम एक जैसे हैं। जबकि आप इसको कंसीडर करो तो ये भी कुछ सिमेट्रिक ही दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये CHCl3 जो है वो सबसे ज्यादा असिमेट्रिक है और यही हमें ज्यादा डायपोल मोमेंट देगा। इनमें से जीरो डायपोल मोमेंट किसका है, तो इसके लिए आपको इन सबका स्ट्रक्चर बना देखना होगा। मैं आपको स्ट्रक्चर सीधा ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, या फिर आप अनुमान से भी लगा सकते हो। XeO3 XeO2 XeO4 XeO3 XeO2 XeO4 XeF4 XeOF4। तो XeO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। XeO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये होता है XeO3 का स्ट्रक्चर। इसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा क्या है, XeO2। तो XeO2 कुछ इस तरीके का दिखेगा, 2 2 4 6 7 8। तो ये भी हमारा 4 आएगा स्ट्रेक नंबर, तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखेगा। आगे XeF4 कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है, तो इसके कारण इसमें जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 0। ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप XeF4 की बात करें तो इसमें एक O ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे, ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, पर इसमें जो XeO है ये सिमेट्रिकल नहीं करने देगा क्योंकि इसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये सारे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, XeO4 हर एक दूसरे कैंसिल कर देगा, पर ये नेट डायपोल मोमेंट नीचे की ओर शो करेगा XeO बॉन्ड के कारण। इसी कारण से ये जो होगा डायपोल मोमेंट 0 नहीं शो करेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा XeF4। अब इसमें पूछा गया कि डायपोल मोमेंट इज शोन बाय विच ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पहला है ट्रांस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटीन। पहले तो ब्यूटीन ड्रॉ कर लो। अब ट्रांस है 2 पे, क्या है, ट्रांस है 2 पे, C2H5 2,3 डाइक्लोरो, 2 पे क्या है, डाइक्लोरो है।
क्योंकि ये ट्रांस है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये भी कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे ऐसे। डायपोल मोमेंट तो इस तरह है, आप इसको कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हो, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से इस CH3 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट में इस तरीके से। ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप इनके इसको अगर आप बांटो, ये तो मान लीजिए हम x डायरेक्शन ले रहे हैं, ये y ले रहे हैं, तो ये है बीच में, तो ये इस तरफ बढ़ जाएगा। अब इस कारण से क्या होगा, ये दोनों जुड़ करके आपस में एक थर्ड वेक्टर देंगे जो कि म्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका एक डायरेक्शन में, ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। आगे क्या है, ट्रांस 1,2 ड्राई नाइट्रो इथेन, इथीन, ट्रांस 1,2 डाई नाइट्रो इथीन। इथीन है तो 4 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, दोनों नाइट्रो है, और ये इथीन है तो एक डबल बॉन्ड, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इनका म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0। ये भी 0, ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 पाया सामने, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सही उत्तर होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके साथ आपका केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा भाग खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।